हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पंजाब पीसीएस के जो प्रीलिम्स पेपर था 2015 का, उसमें जो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन था जो इकोनॉमिक्स से आया था वो था द 10th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डब्ल्यूटीओ विल बी हेल्ड फ्रॉम 15th to 18th दिसंबर 2015 इन, मतलब किस शहर या किस कंट्री में होगा? ए दोहा, बी बाली, सी नैरोबी या फिर डी सिंगापुर। दोस्तों जो डब्ल्यूटीओ की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होती है ये हर 2 साल में एक बार होती है, यूजुअली हर 2 इयर्स में। अभी रिसेंटली भी 12th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी जिसको कि कोविड केसेस बढ़ने के कारण यूरोप में उसको की डेफर कर दिया गया है। वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाली थी, अभी उसको इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया है। जो 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी ये कहां पर हुई थी? ये नैरोबी में हुई थी। और जैसे मैंने बताया हर 2 साल में एक बार होती है। और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है? ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ डब्ल्यूटीओ। ये जो बॉडी है ये किसी भी टॉपिक पर जो भी उसके सामने आता है उस पर डिसीजन ले सकती है, सिर्फ इसी को अधिकार है। सेकंड क्वेश्चन डेट ट्रैप के बारे में पूछा गया था कि डेट ट्रैप से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज मोर एड इज नीडेड टू मीट द डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स, बी मोर डेट इज नीडेड टू फाइनेंस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, सी मोर डेट इज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस सब्सिडी स्कीम्स, या डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों डेट ट्रैप का मतलब यह होता है कि जब आपने जो कर्जा ऑलरेडी लिया हुआ है, जो डेट आपके ऊपर ऑलरेडी है, उसको चुकाने के लिए आपकी इनकम जो है वो इनसफिशिएंट है, तो उस डेट को सर्विस करने के लिए, उसको रीपेमेंट करने के लिए आप फिर से डेट लेते हैं। आप और डेट लेते हैं सो दैट आप अपनी पुरानी डेट को चुका पाएं। फिर जो नई डेट क्रिएट होती है उसको भी चुकाने के लिए आप फिर से और डेट लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि आप जो है एक ट्रैप में फंस जाते हैं जहां आप अपनी पुरानी डेट को चुकाते हैं, फिर नई डेट क्रिएट हो जाती है, नई डेट को चुकाने के लिए आप और डेट लेते हैं, तो एक ट्रैप बन जाता है जिससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो डेट ट्रैप का यहां पर मतलब क्या होगा? मोर एड इज नीडेड टू मीट द डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी, आंसर वुड बी ए। थर्ड क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैन इंक्लूड ए लोन्स, बी बैंकिंग कैपिटल, सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, उसको 2 अकाउंट्स में डाला जाता है। एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में क्या चीजें आती है? वो सारा पैसा जो या तो आ रहा है या जा रहा है, लेकिन वो पैसा वापस नहीं हो सकता है, या वो किसी तरह का डेट नहीं है। तो इसमें क्या पैसा आएगा? विच कैन नॉट गो बैक, और विच इज नॉट एनी काइंड ऑफ लोन। तो जैसे हमारे स्टूडेंट्स ने मान लीजिए कि अपनी फीस भरी लंदन में किसी डिग्री के लिए, तो वो पैसा वापस नहीं आएगा, वो चला गया तो चला गया। अब कोई जो है अफगानिस्तान से जैसे कोई इलाज करवाने आ रहा है, मेडिकल सर्विसेज इंडिया की ले रहा है, तो एक बार उसने सर्विसेज ले ली, पैसा दे दो, तो पैसा वो वापस नहीं जाएगा इंडिया के बाहर। तो जो ऐसी सब ट्रांजेक्शन्स हैं वो करंट अकाउंट में आती है, जो किसी तरह का लोन नहीं होती है। तो जो भी गुड्स सर्विसेज के लिए आप पैसा जो पेमेंट कर रहे हैं बाहर के देशों को, या दूसरे देश हमें पेमेंट कर रहे हैं, तो वो करंट अकाउंट में आती है। कैपिटल अकाउंट में क्या चीज आएगी? इसमें किसी भी तरह का लोन आ सकता है, या फिर जो पैसा वापस जा सकता है, मनी विच कैन गो बैक। तो लोन जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हैं, किसी भी तरह का गवर्नमेंट ने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, या कोई कंट्री अगर हमारे देश में इन्वेस्ट कर रही है, जैसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, तो जब हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है तब तो वो लोग आते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। बट जैसे ही उनको लगता है कि इकोनॉमी तो इनका डाउन टर्न ले रही है, नीचे जा रही है, तब वो लोग क्या करते हैं?
वो लोग अपना पैसा निकाल के चले जाते हैं, तो वो पैसा वापस भी जा सकता है। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसा है, वो रिवर्सिबल है। तो जिसमें पैसा रिवर्स हो सके वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, या किसी भी तरह का लोन होगा तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। करंट अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो इरिवर्सिबल होती हैं। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ सकता है, इसमें से लोन्स भी आ सकते हैं, बैंकिंग कैपिटल जो भी बाहर से आपने लोन लिया है किसी बैंक से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो आपके कैपिटल अकाउंट में आएंगी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी होना चाहिए। Which one of the following are quantitative inflation control methods? First, bank rate. Second is CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो. थर्ड इज SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो. फोर्थ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, 1 and 4, 1, 2 and 3, C 1 only या D all of the above. दोस्तों, इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है इंडिया में? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जो जिम्मेदारी दी गई है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत, वो आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरह से ट्वीक करता है सो दैट इन्फ्लेशन कैन रिमेन अंडर कंट्रोल। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट करता है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स का क्या मतलब हुआ? क्वांटिटेटिव टूल्स का मतलब वो हुआ वो सारे मेजर्स जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं मनी सप्लाई को, दैट डायरेक्टली इंपैक्ट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो जो बैंक रेट है, बैंक रेट का दोस्तों क्या मतलब होता है? बैंक रेट का मतलब ये होता है जब जो भी हमारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, जब उनके पास कोई भी पैसे का शॉर्टफॉल होता है, उनकी एसेट लायबिलिटी मिसमैच होती है, तो वो आरबीआई के पास जा सकते हैं, क्योंकि आरबीआई क्या है, इट इज द बैंकर टू द बैंकर्स। तो आरबीआई के पास जाएंगे जो भी उनके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं ओवर एंड अबव एसएलआर, तो वो उनको मॉर्गेज करके उनको एज कोलेट्रल रख के बैंक से लोन ले सकते हैं, आरबीआई से लोन ले सकते हैं। तो आरबीआई जिस रेट पर उनको लोन देता है वो उसको बैंक रेट कहा जाता है। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है कि जो भी डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास, उसमें से कुछ हिस्सा बैंक्स को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। एसएलआर का क्या मतलब है? स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। इसका मतलब यह है कि बैंक्स के पास जो भी डिपॉजिट्स आएंगे उसमें से कुछ परसेंटेज उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा कंपल्सरीली। मान लीजिए कि सपोज एसएलआर का रेट 20% है, सपोज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 20% है, अभी 18% के करीब है, तो मान लीजिए 20% अगर एसएलआर है, तो इसका मतलब यह है कि अगर बैंक्स के पास 100 रुपीज डिपॉजिट के फॉर्म में आए हैं तो उसमें से उनको 20 रुपीज कहां डालने पड़ेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब है कि आरबीआई मनी सप्लाई को ट्वीक करने के लिए, कभी बढ़ाने के लिए, कभी घटाने के लिए क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो सेल करते हैं या फिर परचेज करते हैं। अगर आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना है तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर लेंगे। परचेज करेंगे तो जो मार्केट में पैसा जाएगा, और जब उनको घटाना होता है तो उनको सेल कर सकते हैं सो दैट आरबीआई के पास पैसा आ जाए। तो ये क्या मेथड्स हैं? ये क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। इन चारों की वजह से ही डायरेक्टली मनी सप्लाई जो है वो इंपैक्ट होता है। तो चारों ही किस तरह के इन्फ्लेशन कंट्रोल मेथड्स हुई है? ये सारे के सारे जो है वो क्वांटिटेटिव इन्फ्लेशन कंट्रोल मेथड्स है 1 to 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? स्टेटमेंट्स देखते हैं। सुबीर गोकरण विल रिप्लेस राकेश मोहन ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द IMF। सेकंड, सुबीर गोकरण विल रिप्रेजेंट इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड भूटान
on the International Monetary Fund's executive board. Third, Subir Gokaran's name was cleared by appointment committee of cabinet. Fourth, Subir Gokaran has been a deputy governor at RBI. Fifth, the executive board of the IMF is responsible for conducting the day-to-day business of the IMF. तो सुबीर गोकरण जो है उन्होंने रिप्लेस किया था राकेश मोहन को ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द आईएमएफ. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सुबीर गोकरण इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान को रिप्रेजेंट कर रहे थे आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में. ये भी करेक्ट है. सुबीर गोकरन्स नेम वाज क्लियर्ड बाय अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट. ये भी करेक्ट है. देखिए, जो भी हाई प्रोफाइल अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसको कौन क्लियर करता है? उसको अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट क्लियर करती है. सुबीर गोकरण जो है डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है आईएमएफ का वो डे टू डे बिजनेस को देखता है आईएमएफ के. ये 24 मेंबर बोर्ड होता है जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, जिसको कि कौन अपॉइंट करता है? जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मेंबर्स होते हैं वो इनको देखते हैं. और डे टू डे बिजनेस किसके हाथ में होता है? इसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हाथ में होता है. तो यहां पर जो पांचों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो अपने आप में करेक्ट हैं. ऑप्शंस देखते हैं 2, 3, 4 एंड 5, या फिर B 2 and 4, C 2, 4 and 5, या D ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट जो ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव. ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं. छठा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, मुद्रा इज एन एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग इजी लोन्स अप टू ₹10 lakhs टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स. Second, SC/ST entrepreneurs will be given priority in providing loans under Mudra. Third, Mudra is a development and regulatory agency for medium scale industry. दोस्तों, मुद्रा क्या है? मुद्रा इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी. कि डायरेक्टली लोन्स प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि ये किसको देता है लोन्स? ये बैंक्स को देगा. जो आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको लोन देता है, या फिर जो एनबीएफसीज हैं उनको लोन देता है. और किस पर्पस के लिए देता है? सो दैट ये जो एंटिटीज हैं, ये स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उनको लोन जो मिल पाए. जो भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनको लोन देने के लिए 10 लाख तक का लोन देने के लिए मुद्रा को एस्टेब्लिश किया गया था. सो दैट बैंक्स जो हैं वो इनको लोन दे पाए. क्योंकि जनरली क्या होता है, बैंक्स जो हैं इस स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, माइक्रो एंटरप्राइजेस को अच्छा कस्टमर नहीं समझते. उनको लगता है कि इनको अगर हमने लोन दे दिया तो जो डिफॉल्ट के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए वो इनको लोन देने से कतराते हैं. तो बैंक्स को कंफर्ट देने के लिए, सो दैट बैंक्स हैं या म्यूचुअल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर एनबीएफसीज हैं, ये लोन्स इनको आसानी से दे सके, इसलिए मुद्रा को एस्टेब्लिश किया गया था. इसमें 3 टाइप के लोन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं: शिशु, किशोर और तरुण. शिशु में 50,000 तक का लोन आपको मिल सकता है, किशोर में 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन आपको मिलता है. तो ये 3 कैटेगरीज थी लोन की, और ये मुद्रा जो है प्रोवाइड करता है. तो ये जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. इसमें जो SC/ST एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर विमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको प्रायोरिटाइज किया गया है. थर्ड है मुद्रा इज ए डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसी फॉर मीडियम स्केल इंडस्ट्री. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ये सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए है, ना कि मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के लिए. तो इसके ऑप्शंस आप देखते हैं, A1 ओनली, B 2 and 3, C 1 and 2, या फिर D 3 ओनली. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 and 2, यानी कि ऑप्शन C. तो ये मुद्रा के बारे में था दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स. ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट एक्सिस बैंक, सेकंड HDFC, थर्ड ICICI बैंक, या डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं. 1 and 2, 2 and 3, C 3 and 4, या फिर D 1, 2, 3 and 4. दोस्तों, डोमेस्टिक
सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स पहले 2015 में पूछा गया, फिर अभी जो 2020 का प्रीलिम्स हुआ था इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया जब हम 2020 का पेपर डिस्कस कर रहे थे, दीज आर दी बैंक्स विच आर टू बिग टू फेल। ये ऐसे बैंक्स हैं जहां पर कि कस्टमर के जो डिपॉजिट्स हैं वो भी ज्यादा हैं, जो उनका स्ट्रक्चर है वो भी कॉम्प्लेक्स है, जैसी ट्रांजैक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं वो भी सोफिस्टिकेटेड होती हैं। तो ये बैंक्स अगर फेल होते हैं कल के दिन को तो इकोनॉमी पे बहुत इसका एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए आरबीआई ने कुछ बैंक्स को ये दर्जा दिया है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, सो दैट वो इन बैंक्स पर एक्स्ट्रा फोकस कर सके कि कोई भी ऐसा काम इन बैंक्स में ना हो या कोई भी ऐसी चीज ना हो पाए जिससे इन बैंक्स के फेल होने का खतरा बन जाए। इसलिए आरबीआई जो है इन पे कुछ एडिशनल रेगुलेशंस लगाता है कि जैसे मिनिमम टीयर 1 जो कैपिटल रखनी है वो थोड़ी सी ज्यादा है इन बैंक्स के लिए, और भी कुछ ऐसी रेगुलेशंस है सो दैट ये बैंक्स जो हैं वो एफिशिएंटली फंक्शन करें और जो इनके फेल होने के चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो सके, बिकॉज दे आर टू बिग टू फेल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। और कल के दिन को अगर ये फेल होते हैं तो इकोनॉमी पे बहुत एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, देखिए आज के दिन पर 3 बैंक्स हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई। ये 3 बैंक्स हैं, बट ये क्वेश्चन कब पूछा गया था आपसे? 2015 में पूछा गया था। उस वक्त सिर्फ आईसीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये दर्जा मिला हुआ था। आज के दिन पर अगर आप पूछे तो एचडीएफसी भी एक डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है। 2015 प्रीलिम्स के हिसाब से इसका ऑप्शन सी 3 और 4 करेक्ट है। आज के दिन पर ये तीनों ही बैंक्स क्या है? डीएसआईबीज हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीलिम्स 2015 में पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, आपको ये जो पेपर डिस्कशन चल रहा है प्रीलिम्स का, इसमें से आपको ये निकालना है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। फिर दूसरी चीज आपको निकालनी है कि किस डेप्थ में स्टडी करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। अगर आप बात करें तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और काफी डिटेल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेप्थ की अगर बात करें तो आपको डिटेल में चीजें पता होनी चाहिए, ये हमें देखने को मिल रहा है। जैसे आप पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करें तो काफी डिटेल में वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारी जो प्रीलिम्स की सीरीज है उसमें यही हमारा एम है कि आपको अवेयर किया जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंकिंग के अलावा कुछ और पढ़ेंगे नहीं, जो सिलेबस में दिया गया है सभी को पढ़ना है, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको इन डेप्थ डिटेल्ड स्टडी आपकी होनी चाहिए, जिस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर के साथ और वहां पर एनालाइज करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।